नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ की जिसने उत्तरी भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं तराइन के तीसरे युद्ध की। कभी सोचा है कि एक नया साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? ये कोई शाही ऐलान या बड़ी बड़ी घोषणाओं से नहीं होता। नहीं, अक्सर एक नए साम्राज्य का जन्म होता है जंग के मैदान की धूल में, एक ऐसे फैसले से जो इतिहास का रुख ही मोड़ देता है। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। सोचिए, एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य, और अचानक उसका कोई शासक ही नहीं रहता। और जब सिंहासन खाली होता है तो वो अराजकता को भी दावत देता है, और अफसर को भी। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। हम बात कर रहे हैं विशाल गौरी साम्राज्य की। ये एक ऐसी सल्तनत थी जिसका दबदबा अफगानिस्तान से लेकर उत्तरी भारत तक था। मतलब दांव पर बहुत बड़ी ताकत, जमीन और खजाना लगा हुआ था। और फिर साल 1206 में वो हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। शासक मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। बस इसी एक घटना ने इस विशाल साम्राज्य को अस्थिरता की आग में धकेल दिया। और ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे ही शासक गया, हर कोई सत्ता के लिए बेचैन हो गया। एक बहुत ही खतरनाक खेल की बिसात बिछ चुकी थी। और इसी उथल पुथल के बीच से तीन बड़े खिलाड़ी सामने आए। ये वो लोग थे जिन्होंने इस अफरा तफरी में अपना फायदा देखा, अपनी किस्मत आजमाने का मौका देखा। आप देखिए, ये जो तीन खिलाड़ी थे, इनकी एम्बिशंस ही ऐसी थीं कि टकराव तो होना ही था। गजनी में बैठा था ताजुद्दीन यल्दिज, जो खुद को गौरी का असली वारिस समझता था और पूरे साम्राज्य पर कब्जा चाहता था। दूसरी तरफ मुल्तान में कबाचा था, जिसे बस अपना इलाका संभालने से मतलब था। और फिर थे दिल्ली में शमसुद्दीन इल्तुतमिश, एक पूर्व गुलाम जो अब दिल्ली को एक आज़ाद ताकत बनाना चाहता था। साफ है, तीनों की राहें एक दूसरे को काटने वाली थी। जाहिर है, इतनी अलग अलग सोच और मकसद शांति से तो एक साथ रह नहीं सकते थे। तनाव लगातार बढ़ रहा था और एक महाटकराव लगभग तय हो चुका था। सवाल ये नहीं था कि जंग होगी या नहीं, सवाल बस ये था कि कब होगी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 1206 में साम्राज्य बिखरता है, लेकिन 1215 आते आते सबसे बड़ा दावेदार यिल्दिज अपने ही घर गजनी से निकाल दिया जाता है। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा था, और इसी हताशा में उसने अपना आखिरी दाव चला, इल्तुतमिश के इलाकों पर हमला। और ये टक्कर हुई तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये वही जमीन थी जहां पहले भी हिंदुस्तान की किस्मत के बड़े बड़े फैसले हो चुके थे। इस बात ने आने वाले इस युद्ध को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया था। तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अब देखते हैं कि इस फैसले की घड़ी का नतीजा क्या निकला और उसने उत्तरी भारत के मुकद्दर को कैसे लिखा। नतीजा बिल्कुल साफ, एक तरफा। इल्तुतमिश और दिल्ली की फौजों ने यिल्दिज को बुरी तरह हराया। इसमें कोई शको शुबा नहीं था कि जीत किसकी हुई। और इस एक जीत का असर कितना बड़ा था, ये देखिए। युद्ध से पहले दिल्ली टेक्निकली गौरी साम्राज्य का ही एक हिस्सा थी, एक गुलाम इलाका। लेकिन इस जंग के बाद एक ही झटके में दिल्ली एक आज़ाद सल्तनत की राजधानी बन गई, जिसका अपना एक खुदमुख्तार बादशाह था। ये एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। तो ये सिर्फ एक लड़ाई जीतकर सत्ता हथियाना नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक नए दौर की, एक नई सल्तनत की बुनियाद थी। चलिए अब इस जीत के दूर तक जाने वाले नतीजों को समझते हैं। इसी जंग की आग से एक नई ताकत का जन्म हुआ, दिल्ली सल्तनत। ये एक नया आज़ाद साम्राज्य था जो अगले 320 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप की सियासत पर राज करने वाला था। तो इस युद्ध की असली विरासत क्या थी? देखिए, इसने दिल्ली के सारे रिश्ते विदेशी शासन से हमेशा के लिए तोड़ दिए। इसने इल्तुतमिश के सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया और दिल्ली को एक आज़ाद राजधानी की पहचान दी। सीधे शब्दों में कहें तो इसने दिल्ली सल्तनत के पनपने और फैलने के सारे दरवाजे खोल दिए। आखिर में ये समझना जरूरी है कि तराइन की तीसरी लड़ाई सिर्फ एक बादशाह की दूसरे पर जीत नहीं थी। ये एक दुश्मनी का अंत नहीं, बल्कि एक पूरी सल्तनत का आगाज थी, जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था। और हम आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर उस दिन उस जंग का नतीजा कुछ और होता
तो उत्तरी भारत का इतिहास आज कितना अलग हो सकता था।